सीरियल वसुधा का अपकमिंग ट्रैक में कहानी की शुरुआत होती है जब करणवीर गुस्से से वसुधा से कहता है कि चल मेरे साथ अभी के अभी, मेरी बहन विधि से माफी मांग, तूने उसकी सौतन बनने की हिम्मत कैसे की। वसुधा एकदम सुनकर शॉक रह जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये आदमी आखिर क्या बोल रहा है। और तभी करणवीर उसका हाथ पकड़कर वसुधा को घसीटने लगता है और कहता है चल मेरे घर चल। वसुधा घबरा कर पीछे हटती है और तभी हनुमंत वहां पहुंच जाता है। वो करणवीर को धक्का देता है और कहता है कि छोड़ उसे, कौन है तू मेरी बेटी को हाथ कैसे लगा रहा है, अरे मर्द का बच्चा है तो तू मुझसे बात कर। करणवीर मुस्कुराता है और कहता है कि अरे वाह, आप हैं इसके बाप, बहुत बढ़िया जाल बुना है आपने। पहले अपनी बेटी को गांव से यहाँ बुलवाया, फिर हवेली के बड़े बेटे को फंसाया, शादी भी करवा दी, वाह क्या दिमाग लगाया है। और फिर करणवीर कहता है कि देखो मैं अब भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ क्योंकि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, बस एक शर्त ये है कि तुम दोनों बाप बेटी को इस हवेली से तुरंत ही निकल जाना होगा और अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। हनुमंत का भी खून खौल उठता है और कहता है कि वसुधा क्यों जाएगी, ये उसका ससुराल है और तू होता कौन है हमें यहाँ से निकलवाने वाला। वसुधा भी बीच में आकर बीच बचाव करती है और कहती है रुको बाबा, मैं देव सर को बुलाती हूँ, वो इसे समझ लेंगे। करणवीर हंसता है और कहता है हाँ हाँ बुलाओ देव को, और साथ में अपनी मासा को भी बुला लेना, मैं भी तो उनसे मिल लूंगा, आखिर समधन जी है मेरी। और तभी अचानक देव वहां पहुंच जाता है। वसुधा जल्दी से देव के आगे आती है और कहती है कि देखिए देव सर, ये आदमी बाबा की बेइज्जती कर रहा है और खुद को आपकी मासा का समधी बता रहा है और मुझे वो अपनी बहन की सौतन बता रहा है। करणवीर हंसते हुए कहता है कि कुंवर सा आप आ गए, बताइए ना इन्हें कि मैं कौन हूँ, कितना शरीफ आदमी हूँ। मैं अभी तक बस इनकी बेइज्जती कर रहा था, वरना इसके बाप को तो मैं कब का मार चुका होता। बस इतना सुनते ही वसुधा का खून खौल उठता है और जोरदार थप्पड़ मारती है करणवीर को और कहती है कि तू मारेगा मेरे बाबा को। करणवीर हंसते हुए कहता है कि और मारो, तुम्हारा हाथ बहुत भारी है। और तभी देव बीच में आकर बीच बचाव करता है और वसुधा को कहता है कि वसुधा तुम बाबा को लेकर अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ। वसुधा हनुमंत दोनों अंदर चले जाते हैं और फिर देव करणवीर के सामने खड़े हो जाता है और देव गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। करणवीर मुस्कुराता है और कहता है कि कुंवर सा आप हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन से आपकी शादी होने वाली है, अब बताइए इससे बड़ा रिश्ता क्या होगा, चलिए ना घर चलिए और अपनी मासा को भी बता दो कि उनका समधी बाहर खड़ा है उनसे मिलने के लिए। देव ये सुनते ही गरजते हुए कहता है कि अपनी घटिया जुबान से मेरी मासा का नाम मत लेना, वो तेरी समधन नहीं है और ना ही कभी बनेगी। करणवीर हंसते हुए माइक उठाता है और धमकी देता है कि ठीक है तो फिर सुन लो सब लोग, देव ने वसुधा से शादी की है और इस घर की बहू बना लिया है। ये बातें वो जोर जोर से कहने लगता है। ये सुनकर देव हैरान रह जाता है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती है और वो सोचता है कि अगर मासा को पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा और देव मजबूर होकर करणवीर के साथ चल देता है। वहीं दूसरे ट्रैक में दिखाया जाता है कि वसुधा बेचैन होकर बाबा के साथ सो रही होती है। हनुमंत कहता है कि वो पागल आखिर कौन था बेटी। तभी वसुधा इतना कहती है कि मुझे नहीं पता बाबा, लेकिन देव सर को जरूर पता होगा, देव सर सब ठीक कर देंगे। वो रात भर करवटें बदलती है, वसुधा को नींद नहीं आती, बस करणवीर की बातें ही उसके कानों में गूंज रही होती है कि किस तरह से वो पागल आदमी बार बार वसुधा को अपनी बहन की सौतन बता रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ट्रैक में दिखाया जाता है कि विधि देव की फोटो देखकर उसे मिस कर रही होती है और कहती है कि आखिर देव तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। और तभी एंट्री होती है देव की पीछे से। देव को देखकर विधि खुश हो जाती है और कहती है कि सच में देव आप मेरे सामने आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो सोने की कोशिश करती है और देव को करणवीर कहता है कि तुम मेरी बहन का सिर दबाओ। करणवीर बार बार देव को मजबूर करता है अपनी बहन विधि का नौकर बनने के लिए। वहीं पर विधि अपने भाई के सामने नाटक करती है, लेकिन उसके जाते ही देव से कहती है कि आप जाइए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। देव भी विधि को बताता है कि मैं अपनी पत्नी वसुधा से बहुत प्यार करता हूँ। विधि देव के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही देव जाने का फैसला करता है विधि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती है, चाकू से अपनी हाथ की नसें काट लेती है। देव वापस लौटकर विधि को बचाता है, लेकिन इस बात से करण पूरी तरह से हिल जाता है और देव को वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस नौकरानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे पूरे खानदान को लाइन में रखकर एक साथ काट दूंगा। और तब देव भी गुस्से में कहता है कि विधि ने अपनी नसें खुद काटी है, मैंने क्या किया है, मैंने तो बल्कि उसे बचाया है।
वहीं पर देव ये भी कहता है कि मैं हर हाल में विधि से शादी नहीं करूंगा, मेरी पत्नी वसुधा है और मैं उसी से प्यार करता हूँ। और तभी करणवीर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और कहता है कि अब तुम मेरी बहन विधि के सामने बिल्कुल मत आना, आज से इसी वक्त से मेरे घर से निकल जाओ और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। वेल दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वसुधा अब अपनी मांग सिंदूर से भरती है और इस पागलपन वाले आदमी की बातें याद करती है और फिर तैयार होकर हवेली में काम के लिए निकलने ही वाली होती है। लेकिन तभी हनुमंत उसे रोकता है और कहता है कि वसुधा तुम्हें सज धज के बड़े घर की बहू की तरह रहना चाहिए। उसे वो कपड़े भी लाकर देता है और इसी कश्मकश में वसुधा लग जाती है कि आखिर वो ये कपड़े पहनकर हवेली कैसे जाए, कोई क्या कहेगा, किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। वहीं हनुमंत एक और झटका देता है और कहता है कि मैं आज ही जाकर तेरे ससुराल में तेरी विदाई की बात कर लेता हूँ। मैं एक बेटी का बाप हूँ, मुझे तेरी चिंता है। जिस दिन तू चली जाएगी उसी दिन मुझे चैन आएगा, तेरा गृह प्रवेश हो जाएगा और फिर तू विधिवत अपने घर चली जाएगी। हनुमंत कहता है कि सोच रहा हूँ कि आज के आज ही जाकर मैं बात कर लूँ और कोई जल्द से जल्द अच्छी सी मुहूर्त निकलवा लूँ। हनुमंत कहता है कि मुझे ये भी पता करना है कि आखिर वो पागल आदमी जो कल रात आया था आखिर वो कौन सी बातें कर रहा था। और तब वसुधा हनुमंत को आश्वस्त करती है और कहती है कि आप चिंता मत करो बाबा, मैंने देव सर को सारी बातें बता दी है और मैं सारी बातें उनसे पूछ लूंगी। लेकिन फिर भी हनुमंत कहता है कि ठीक है, तू अपने देव सर से बात कर लेना, लेकिन मैं अपने समधन से बात कर लूंगा तेरी विदाई के बारे में। और वहीं फिर अगले ट्रैक में दिखाया जाता है कि कैसे वसुधा अपने पिता के दिए हुए लाल जोड़ी में तैयार होकर दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है और फिर हनुमंत उसकी नजर उतारता हुआ नजर आता है और कहता है कि तुझे किसी की नजर न लगे वसुधा। वहीं वसु भी अपने दिल पर बड़े बोझ लिए हवेली की तरफ जाती है। वहीं आगे के ट्रैक में दिखाया जाता है कि अब देव अपनी कार से वापस आ रहा होता है। रास्ते भर बस वो यही सोचता आ रहा है कि कैसे वो मासा से ये सच्चाई बता देगा और कैसे वो वसुधा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। कहता है कि मुझे जल्द से जल्द ये सब कुछ सबको बताना होगा। आगे ट्रैक में आप देखेंगे कि हवेली में सभी लोग खाने की टेबल पर होते हैं। मासा पूछती है कि देव कहाँ रह गया, वो तो हमेशा ही टाइम पर आ जाता है लेकिन अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं। और तभी वो खुद से कहती है कि लगता है ऑफिस के लिए चला गया होगा, देव को काम के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन आने दो, आज हम उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह से बदल देंगे। और तभी सारिका बीच में ही बोल उठती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्या करने वाली हैं आप। और तभी मासा यानी कि चंद्रिका गुस्से में जवाब देती है और कहती है कि आज मैं सरप्राइज देने वाली हूँ और कहती है कि ये सरप्राइज सभी को अच्छा लगेगा, खासकर देव को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चंद्रिका इस सरप्राइज के लिए काफी एक्साइटेड लगती है और कहती है कि मुझे एक खास मेहमान का इंतजार है। और तभी सामने से वसुधा आ जाती है और कहती है कि माफ करिएगा देवी हुकुम, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, मुझे आने में देर लग गया। और तभी सभी शौक हो जाते हैं। सारिका वसुधा का ये रूप देखकर ताना मारती है और कहती है कि ये 16 श्रृंगार करके काम करने आई हो या किसी की शादी मनाने आई हो, आखिर बात क्या है वसुधा रानी। और तभी चंद्रिका भी वसुधा को टोकती है और कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा ही सादे कपड़े में देखा था, आज तुम कुछ खास पहन के क्यों आई हो, कुछ खास बात है। और इस बात को बीच में काटते हुए देव के पापा कहते हैं कि मैंने ही वसुधा को कहा था कि थोड़ा सच संवर के रहे, हमेशा ही वसुधा सादे कपड़े में होती है। और तभी सारिका कहती है कि ठीक है ना, घर की नौकरानी महारानी बनकर थोड़ी ना घर में घूमेगी, और ऐसा आपने क्यों बोला भाई साहब। और तब देव के पापा जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ देश विदेश से मेहमान आने वाले हैं और ऐसे में अगर ऐसे सादे कपड़े में वसुधा रही तो फिर हमारा इंप्रेशन खराब होगा। हम अपना अच्छा इंप्रेशन और इमेज बनाना चाहते थे और इसीलिए मैंने वसु से ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा था। और तभी चंद्रिका वसुधा को ऊपर से नीचे तक घूरती है और गुस्से में उठती है। सभी लोग डर जाते हैं लेकिन चंद्रिका वसु की नजर उतारते हुए नजर आएगी और कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो वसु। लेकिन ये देखकर सारिका को शक हो जाता है और वो कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर ये सब कुछ पक क्या रहा है। वही चंद्रिका कहती है कि वसुधा अगर देव आए तो उसे नाश्ता करवा देना, अभी तक वो आया नहीं है। वसुधा को और भी ज्यादा चिंता हो जाती है कि देव सर आखिर कहाँ रह गए। वहीं दूसरी ट्रैक में दिखाया जाता है कि वसुधा को एक कमरे में बैठकर देव के पापा इंतजार कर रहे होते हैं। वसुधा आकर कहती है कि बड़े हुकुम, आपने तो आज मुझे बाल बाल बचा लिया। असल में मेरे बाबा ने कहा कि मैं सुहागन हूँ और मुझे सज धज के रहना चाहिए और उन्होंने ही जबरदस्ती मुझे ये कपड़े और जेवर ला कर दिए और मुझे पहनने के लिए कहा और मैं भी उन्हें मना नहीं कर पाई। वसुधा एक बार फिर से कहती है कि बड़े हुकुम, आपने मुझे बचा लिया।
तभी देव के पापा कहते हैं कि मुझे बड़े हुक्म ही बुलाती रहोगी। वसुधा, तुम मेरे बड़े बेटे की पत्नी हो, मेरी बड़ी बहू हो और मैं तुम्हारा पापा सा हूँ। तुम आज से मुझे यही नाम से बुलाना। बेटा, इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि दिव्या का है। दोस्तों, यहीं पर आज का एपिसोड पूरी तरह से खत्म होता है, क्योंकि अब हवेली में वसुधा के हक की लड़ाई भी शुरू होने वाली है। तो आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।